हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस लेक्चर में। मैं हूं डॉक्टर शुभम बाला, फिजिक्स फैकल्टी ई इंस्पायर अकेडमी इंदौर। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हमने जो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन पढ़ा था दोस्तों, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसको हमने कहा था दोस्तों, फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। यदि किसी सिस्टम में या यदि किसी बॉडी में आप F फोर्स लगाते हो और उस बॉडी का मास m है तो बॉडी एक्सेलरेट करने लग जाएगी, उसका मोमेंटम चेंज होने लग जाएगा। और दोस्तों, जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा? फोर्स बाय m। समझ में आई बात? ये बेसिक चीज जो है हम अभी पढ़ के आए हैं और दोस्तों उसी पर बेस्ड कुछ बहुत मस्त और बहुत शानदार एग्जाम्पल्स के साथ में दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था कि ये जो लेक्चर होने वाला है दोस्तों, मेन जो एनएलएम चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में दोस्तों, इसी पे से बनेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यान से इस लेक्चर को देखें, सारी चीजें बहुत अच्छे से समझें और बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। दोस्तों आ जाइए फटाफट एप्लीकेशंस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। दोस्तों सबसे पहली इंपॉर्टेंट जो अपने को देखने को मिलता है दोस्तों वो है कोलिजन। हालांकि दोस्तों कोलिजन का एक सेपरेट चैप्टर है, मैं आपको वहां पर कोलिजन के बारे में डिटेल में बताऊंगा। बट दोस्तों यहां पर जस्ट अब चूंकि सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन का एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है, इसीलिए जरूरी है कि मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो दूं। हालांकि हम इसको अलग पूरे चैप्टर के फॉर्म में इसको डिस्कस जरूर करेंगे। दोस्तों मैं आपको यहां पर एक बात बताना चाहता हूं कि जब भी दो बॉडी आपस में कोलाइड करती है तो होता क्या है, मेरी बात समझना। जैसे एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, दोनों पास आ रही है, पास आ रही है, पास आ रही है, ये टकराए कुछ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए टकराए और ये दूर चली गए। समझ में आई बात? जैसे स्लो मोशन में देखे तो कुछ ऐसा ही होता होगा। हाँ जी। तो होता क्या है, मान लीजिए एक बॉडी का मोमेंटम है p1, दूसरे बॉडी का मोमेंटम है दोस्तों p2, है ना, दोनों आपस में टकराए। जब दोस्तों दोनों टकरा रहे होंगे तब क्या होगा? इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, मान लीजिए m1 पे फोर्स इधर लग रहा है, उतना ही फोर्स m2 पे इधर लग रहा होगा। अरे हाँ या ना? और दोस्तों ये जो फोर्स है, दैट फोर्स इज इंटरनल फोर्स, नॉट एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। तो यदि मैं बात करूं, यदि मैं m1 और m2 को दोनों को एक सिस्टम कंसीडर करूं, देन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑफ द बॉडी और इन द होल सिस्टम। तो जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है दोस्तों, मेरी बात समझना, जब एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीरो है, और एक्सटर्नल फोर्स, फोर्स का मतलब क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम ऑफ द चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। ऑब्वियसली हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अरे भाई साहब, फोर्स जो है, मैं पर्टिकुलर एक बॉडी की बात करूं, मान लीजिए लेट से मैं m1 की बात करूं, m1 पर तो एक फोर्स लग रहा है ना। अरे हाँ या ना? m1 पर फोर्स लग रहा है, m1 का मोमेंटम बदलेगा। m2 पे फोर्स लग रहा है तो m2 का मोमेंटम भी बदलेगा। समझ में आई बात? पर यदि मैं कंप्लीट सिस्टम की बात करूं तो सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सिस्टम पे जो भी है एक इंटरनल फोर्स और इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो जब पूरे सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो दोस्तों पूरे सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होगा। और मोमेंटम ऑफ द सिस्टम की यदि मैं बात करूं, है ना, तो इसका मतलब क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम जो है जीरो है, और चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। और यदि ये चीज जीरो है, इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। इनिशियल मोमेंटम मुझे बताइए, पहले का p1 दूसरे का p2, तो p1 प्लस p2, और फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, मतलब अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब ये है मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, है ना। बस इतनी ही चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है। आगे की चीजें जो डिटेल में है दोस्तों, हम पूरे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने ही वाले हैं। मतलब नेक्स्ट लेक्चर में नहीं, आई मीन एक अलग सेपरेट टॉपिक ही इसका, सेपरेट एक चैप्टर ही इसका आएगा कोलिजन पे बेस्ड। तो दोस्तों वहां पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर नाउ सिर्फ आप इतनी सी बात जानिए कि जब भी दो बॉल के बीच में कोलिजन होता है तो टोटल इनिशियल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। That means why it is so? Because there is no application of any kind of external force. And internal force can't change the momentum of the system. इंटरनल फोर्स दोस्तों किसी एक बॉडी पर लग रहा है तो उतना ही दूसरे बॉडी पर भी लग रहा होगा। और जब ऐसा होता है तो वो इंटरनल फोर्स दोनों का मोमेंटम अलग अलग चेंज कर सकता है, बट चेंज इन नेट जो सिस्टम का मोमेंटम है दैट विल रिमेन कंजर्व्ड, है ना। तो यहां पर मैं यदि पॉइंट लिखूं कि मोमेंटम रिमेन्स मोमेंटम मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, है ना। तो दोस्तों ये सबसे पहला
जो एप्लीकेशन था और इसका पूरा चैप्टर ही है ना। तो दोस्तों इसको भी हम स्किप करते हैं और आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसको हम बोलते हैं दोस्तों फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बोलते हैं दोस्तों? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब समझते हैं आप? फ्री बॉडी, एक बॉडी का हम एक फ्री डायग्राम बना रहे हैं और उस डायग्राम में हम बताएंगे कि उस बॉडी में कितने फोर्सेस एप्लीकेबल है, कितने फोर्सेस इस बॉडी में अप्लाइड है, मीन जो उसमें लग रहे हैं टोटल फोर्सेस। तो दोस्तों अब हम एनएलएम चैप्टर में फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ेंगे और फ्री बॉडी डायग्राम से बनाने से पहले हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए दोस्तों कि कितने टाइप के फोर्स लग सकते हैं, समझ में आई बात, और कितने टाइप के फोर्सेस के बेसिस पर जो है हमें अभी आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको हमें सॉल्व करना है। तो दोस्तों सबसे पहला और बेसिक फोर्स जो है जो हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय कंसीडर करना है ना। सर पहले तो आप हमें ये बताइए कि फ्री बॉडी डायग्राम हम क्यों बना रहे हैं। दोस्तों फ्री बॉडी डायग्राम मतलब जैसे लेट्स एक बॉडी है, उस बॉडी में टोटल फोर्सेस कितने हैं, है ना। मान लीजिए कि हम एक्स एक्सिस की बात करें, ये हम वाई एक्सिस की बात करें, तो एक्स एक्सिस में नेट फोर्स कितना है, वाई एक्सिस में नेट फोर्स कितना है, और हम क्यों निकालना चाहते हैं नेट फोर्स? ताकि हम स्टडी कर सकें कि वो बॉडी एक्स एक्सिस में कैसा मोशन करेगी और वाई एक्सिस में कैसा मोशन करेगी। क्या ये बात समझ में आता है आपको? वेरी नाइस। तो फ्री बॉडी डायग्राम एक्चुअली हम क्यों बना रहे हैं? ताकि हम उसकी स्टडी कर सकें कि भाई अलग अलग एक्सिस में किस टाइप का मोशन परफॉर्म कर रहा है या करेगा। बात समझ में आती है? वेरी नाइस। तो दोस्तों सबसे पहला जो टाइप का फोर्स है जो हम लगाते हैं वो है वेट, है ना। और वेट मतलब क्या दोस्तों? किसी भी बॉडी का जो मान लीजिए मास यदि m है तो उसका जो वेट होता है वो कितना होता है? mg। समझ में आई बात? उसका जो वेट w कितना होता है? mg क्यों दोस्तों? एक्चुअली मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। दैट मीन्स अर्थ के फोर्स की वजह से उसका जो एक्सेलरेशन है उसकी वजह से एग्जैक्टली कितने न्यूटन का फोर्स वो नीचे की डायरेक्शन में उसमें लग रहा है। समझ में आई बात? तो ये वो वाला फोर्स है। अब दोस्तों एक पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ जो है दोस्तों गोल होता है, भयंकर, है ना। अर्थ बिल्कुल गोल है ना। तो अर्थ में आप मान लीजिए कि इस पॉइंट पर खड़े हो तो आप पे जो ग्रेविटी का जो फोर्स है दोस्तों बिल्कुल अर्थ के सेंटर की तरफ। आप यदि मान लीजिए यहां पर खड़े हो तो आपको फोर्स जो है बिल्कुल सेंटर की तरफ लगेगा। समझ में आई बात? अब देखो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। अर्थ के रिस्पेक्ट में हम बहुत छोटे हैं, तो जब मैं किसी पर्टिकुलर बॉडी की स्टडी करूंगा तो अर्थ सरफेस को फ्लैट मानूंगा। क्या मानूंगा दोस्तों? अर्थ सरफेस को फ्लैट। और एक बॉडी m1 रखी है और मान लीजिए दूसरी वाली बॉडी m2 है, दोनों ही केस में डाउनवर्ड फोर्स लगेगा m1g और दूसरे वाले पे क्या लगेगा? m2g। ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। और लगता कहां है दोस्तों? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। कहां लगता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सर ये एक नया टर्म है जो आप यूज कर रहे हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। डोंट वरी फ्रेंड्स, जब मैं आपको सेंटर ऑफ मास चैप्टर पढ़ाऊंगा वहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। बट फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना समझें कि मोस्ट ऑफ द केसेस यूजुअली क्या होता है कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी बराबर होता है, जो कि उस पूरे बॉडी के सेंटर में होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो पूरा का पूरा ये पूरा मान लीजिए पहला वाला जो मैंने यहाँ पर एक केस बनाया था, इसका सेंटर बिल्कुल बीचों बीच में होगा। तो ऐसा समझ लीजिए कि जो फोर्स है दोस्तों बिल्कुल यहाँ बीचों बीच में लगने वाला है। क्या बात समझ में आती है? वेरी नाइस। तो दोस्तों कभी भी आप यदि किसी बॉडी पे स्टडी करो तो सबसे पहला जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो होना चाहिए भाई साहब वेट। और वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। कहाँ लगता है? सेंटर ऑफ द बॉडी पर। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? वेरी नाइस। अब दोस्तों पहला हो गया वेट। अब नेक्स्ट फोर्स जो है वो है दोस्तों वो है अपना कांटेक्ट फोर्स। अब कांटेक्ट फोर्स को बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कांटेक्ट फोर्स दो टाइप का होता है। तो जो पहला जो केस मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो है नॉर्मल फोर्स और दूसरा जो होगा दैट विल बी फ्रिक्शन फोर्स, है ना। अब ये नॉर्मल फोर्स क्या है? और दोस्तों नॉर्मल मतलब ऐसा साधारण वाला फोर्स नहीं है। नॉर्मल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मली होता है। समझ में आई बात, है ना। तो हम कांटेक्ट फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जो दो सरफेस के कांटेक्ट में आने से लगेगा, है ना। और मैं आपको बता चुका हूं कि दो टाइप का होता है, पहला है नॉर्मल फोर्स, दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। तो आप अच्छे से समझते हैं कि नॉर्मल फोर्स क्या है और दोस्तों ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल फोर्स तो मैं आपको पहले बता चुका हूं। नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है और एक्ट ऑलवेज व्हेन इन कांटेक्ट। मतलब पहली चीज कंडीशन है कि नॉर्मल फोर्स तभी लगेगा जब कांटेक्ट होगा।
कांटेक्ट नहीं होगा तो नॉर्मल फोर्स भी नहीं होगा, मतलब कांटेक्ट स्टैब्लिश हुआ तो नॉर्मल फोर्स लगा। क्लियर है? और कैसे लगता है दोस्तों? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब सर ये क्या है मैटर, आइए समझते हैं। देखिए यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये है देखिए बिल्कुल सरफेस है ना, ब्लॉक जो है एक सरफेस पर रखा हुआ है। क्या दोनों के बीच में कांटेक्ट है? बिल्कुल है। तो कांटेक्ट है इसका मतलब नॉर्मल लगेगा, और नॉर्मल हमेशा कैसा लगता है दोस्तों? नॉर्मल लगता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर बिल्कुल ऐसा, सरफेस के परपेंडिकुलर। एंड यदि एक फोर्स है तो उसका हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट लगता ही है। तो दोस्तों इस बॉडी में यदि एक फोर्स लग रहा है, तो यदि सरफेस ने बॉडी पे ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगाया है, तो वो बॉडी भी सरफेस पे नीचे की तरफ सेम टू सेम इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगी और सरफेस के परपेंडिकुलर। क्या ये बात समझ में आती है? तो जस्ट यहां पर नीचे से ये फोर्स लगेगा और सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। एक और बढ़िया एग्जांपल देता हूं दोस्तों, यहां पर देखिए, यहां पर भी देखिए दो पॉइंट पर कांटेक्ट दिख रहा है। ये एक ए पॉइंट है मान लीजिए, ये एक बी पॉइंट है। दोनों पॉइंट पर हमें नॉर्मल कैलकुलेट करना है कहां पर लगने वाला है। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, हमें पता है कांटेक्ट है मतलब दैट कंडीशन इज एलिजिबल है ना, किसके लिए दोस्तों? नॉर्मल के लिए। नॉर्मल हमेशा क्या लगेगा? सरफेस के परपेंडिकुलर। इस पॉइंट पर नॉर्मल कैसा लगेगा? सरफेस के परपेंडिकुलर। तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल लगता है। तो आई थिंक आपको नॉर्मल कहां लगाना है इसके बारे में अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अब दोस्तों ये जो नॉर्मल लग रहा है, ये जो मैंने यहां पर एक टिका के इसे किसी एंगल से झुका के जो रॉड रखा हुआ इस पे लग रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स दोस्तों सरफेस पर भी लगेगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? वेरी नाइस। अब दोस्तों यहां पर आती है अपनी बात फ्रिक्शन को लेके। फ्रिक्शन भी एक कांटेक्ट फोर्स है, मतलब फ्रिक्शन के लिए भी जो पहली कंडीशन है वो है, पहले अपन कंडीशन समझते हैं। पहली कंडीशन जो ये है कि भाई कांटेक्ट होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन कांटेक्ट बस से फ्रिक्शन नहीं लगेगा। यदि मैं अपने हाथ के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को रखता हूं, क्लियर है, तो भाई तुरंत फ्रिक्शन लगे, कांटेक्ट है, नॉर्मल लगेगा। बट फ्रिक्शन लगने के लिए दो और कंडीशंस होनी चाहिए। पहली कंडीशन कि भाई रफ सरफेस होना चाहिए, और भाई उसके बाद क्या है? मूविंग टेंडेंसी होना चाहिए, है ना। स्मूथ सरफेस यदि होता है तो फ्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं है। डोंट वरी गाइस, फ्रिक्शन के बारे में एक सेपरेट टॉपिक है, अपन एलएलएम के बाद में ही उसको कंटिन्यू करेंगे, और बहुत वास्ट और बहुत ही प्यारा टॉपिक है। तो इसका मतलब तीन कंडीशन है फ्रिक्शन लगने के लिए। पहला तो कांटेक्ट होना चाहिए, दूसरा जो कांटेक्ट इन सरफेस है दैट मस्ट बी रफ, है ना, एंड थर्ड कंडीशन इज देयर मस्ट बी अ मूविंग टेंडेंसी बिटवीन दी बोथ सर्फेसेस। रिलेटिवली मूविंग होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने हाथ के ऊपर एक बॉक्स रखूं और उसको धक्का मारूं, है ना, तो भाई उस बॉक्स के अंदर मूविंग टेंडेंसी आएगा कि नहीं आएगा? तो उस मूविंग टेंडेंसी के जो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो तीन कंडीशन अपन ने पढ़ी, तीनों वैलिड हैं, तो अपने को फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा। और दोस्तों फ्रिक्शन फोर्स कैसा रहता है? ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस। जैसे नॉर्मल हमने पढ़ा कि ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इन द सेम वे फ्रिक्शन इज ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस। और सेकंड पॉइंट जो है, ऑलवेज ऑपोजिट टू मूविंग टेंडेंसी। जिस भी डायरेक्शन में अपना बॉडी मूव करना चाहता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है दोस्तों वो एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एक लेट्स से यहाँ पर से ये बॉडी है और ये दोस्तों नीचे सरफेस है। तो पहला तो दोनों के बीच में, अब देखिए यहाँ कांटेक्ट दिख नहीं रहा है, मैंने थोड़ा सा सेपरेट करके बनाया है ताकि मैं फोर्स की स्टडी कर सकूं, बट दे आर इन कांटेक्ट। ओके, तो इस पे दोस्तों सिर्फ एक एम मास का जो एक रखा हुआ है। तो मुझे बताइए यहाँ पर कौन कौन से फोर्स लगने वाले हैं? नीचे लगेगा mg, ठीक है, और इस कांटेक्ट सरफेस की वजह से सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर लगेगा नॉर्मल। क्लियर है? यहाँ फ्रिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। व्हाई? बिकॉज यहां पर कोई मूविंग टेंडेंसी नहीं है। मान लीजिए कि अब मैं इसमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं इस डायरेक्शन में, तो क्या इस डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी आ गई इसमें? तो इस डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी, जहां मूव करने की टेंडेंसी है वहां पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। लेकिन एक और कंडीशन वैलिड होने पर, और वो कंडीशन क्या है कि ये जो सरफेस है वो कैसा होना चाहिए? रफ। और रफ होने का क्या मतलब है ये डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल ये सरफेस रफ होना चाहिए। तो भाई पहली बात कांटेक्ट में है, दूसरी चीज मूविंग टेंडेंसी है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, और तीसरी चीज सरफेस रफ है। तो जो सरफेस है, सरफेस के पैरेलल एक फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा।
ठीक है। अब एक और फ्रिक्शन का मैं दोस्तों यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, आइए समझते हैं। जैसे एक इंक्लाइन प्लेन है ना, मान लीजिए थीटा एंगल से इंक्लाइंड है, यहाँ पर एक बॉडी एम रखी हुई है, क्लियर है क्या। अब इस बॉडी में दोस्तों यहाँ पर क्या मूविंग टेंडेंसी है, इसमें क्या क्या फोर्स लगने वाला है, तो इसमें सबसे पहला फोर्स दोस्तों नीचे mg, कांटेक्ट के परपेंडिकुलर यहाँ नॉर्मल, और तीसरा इसमें दोस्तों इस डायरेक्शन में मूविंग टेंडेंसी है। क्यों है दोस्तों, क्योंकि ये mg का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। अब ये चीज मैं आपको भी बता दूंगा, लेकिन ऐसा होगा, क्लियर है। तो यहां पर यदि एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये mg cos थीटा, यहां पर आ जाएगा mg sin थीटा। तो इस mg sin थीटा कंपोनेंट की वजह से इसके पास डाउनवर्ड एक मूविंग टेंडेंसी है, और जहां मूविंग टेंडेंसी होता है, अब ये सरफेस भी यदि रफ है तो इसका मतलब मूविंग टेंडेंसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में और सरफेस के पैरेलल फ्रिक्शन भी लगना चालू हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है आपको। तो यहां पर आप देखिए अच्छे से कि हमने नॉर्मल फोर्स पढ़ा जो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, एक ही कंडीशन है कि कांटेक्ट होना चाहिए। दूसरा हमने फ्रिक्शन पढ़ा, तीन कंडीशन, कांटेक्ट होना चाहिए, मूविंग टेंडेंसी होना चाहिए, और तीसरा रफ सरफेस होना चाहिए। और कहां लगता है, ऑलवेज जिस डायरेक्शन में मूविंग टेंडेंसी उसके ऑपोजिट पैरेलल टू दी सरफेस। क्या बात समझ में आता है, वेरी नाइस। तो यहां पर नॉर्मल फोर्स है और फ्रिक्शन है। अब आते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट फोर्स की तरफ, जो कि है टेंशन, है ना दोस्तों। ये वाला टेंशन नहीं है, वो रस्सी वाला टेंशन है यहाँ पर। अब दोस्तों एक दीवार से मैंने एक रस्सी बांधी और बहुत टाइट खींचा, तो क्या वो रस्सी बिल्कुल टेंस्ड हो जाएगा, तो वो टेंस्ड होने का क्या मतलब है, उस रस्सी में एक फोर्स आ जाएगा। क्या बात समझ में आता है आपको, वेरी नाइस। तो दोस्तों टेंशन लगने का मतलब क्या है कि रस्सी में एक फोर्स है बेसिकली, है ना। अब ये टेंशन कैसे लगता है मैं आपको बता देता हूं। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये दीवार है ना, और दीवार में बंधी है एक रस्सी, ठीक है, और रस्सी को पकड़ के मैं इधर बढ़िया फोर्स लगा रहा हूं, है ना, तो रस्सी बिल्कुल टेंस हो जाएगी, इसमें टेंशन आ जाएगा। तो रस्सी में जो टेंशन आ जाएगा हम उसी की बात कर रहे हैं, है ना। अब दोस्तों यहां पर समझने वाली बात, यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। टेंशन इज एन इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, है ना। अब ये क्या होता है दोस्तों, मेरी बात समझना यार, कोई भी रस्सी हो ऐसे मॉलिक्यूल से मिलके ही बना होगा यार। आप यहाँ पर फोर्स लगा रहे हो, तो बेसिकली मेरी बात समझना, जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो तो रस्सी टूट क्यों नहीं रही है, क्योंकि देयर इज एन इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। समझ में आई बात, मतलब इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो रस्सी के बीच में, रस्सी के मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है, और वही उसको टेंशन क्रिएट कर रहा है ना। सो बेसिकली यहां पर क्या है कि टेंशन इज एन इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, है ना। फिर दूसरा, ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये क्या मैटर है, आप समझना मेरी बात, है ना। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां पर एक मास है m, इस पे आप एक रस्सी बांध के आपने क्या किया, खींचा, है ना। तो मेरी बात समझना, यहां से पकड़ के ये आपका हाथ है ना, भाई गंदी ड्राइंग है, बट हाँ आप इसको हाथ समझ लीजिए, ओके। तो आप क्या कर रहे हैं यहां पर, आई एम सॉरी, तो तो दोस्तों आप यहां पर हाथ से क्या कर रहे हैं, एक इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं, तो रस्सी में एक टेंशन क्रिएट हो रहा है। रस्सी में क्या क्रिएट हो रहा है दोस्तों, एक टेंशन क्रिएट हो रहा है। तो आ, तो दोस्तों क्या है कि ये जो टेंशन है ना, ये एक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स लग रहा है, और ये हमेशा कैसा लगता है कि जो रस्सी है जिस भी पॉइंट से कनेक्टेड है उससे रस्सी की तरफ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर एक बहुत बढ़िया से एग्जांपल देता हूँ। आप यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये रस्सी इस बॉडी से कनेक्टेड है एम मास से, है ना। तो जब आप इस रस्सी को खींचोगे ना, तो इस बॉडी पर ध्यान से सुनिएगा, इस बॉडी पर जो टेंशन एप्लीकेबल होगा वो अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट, है ना। ये पॉइंटेड कौन से, अवे, या आप ऐसा कह सकते हैं कि रस्सी की तरफ। तो जो टेंशन लगेगा वो रस्सी की तरफ लगेगा, है ना। और हम किस पर बात कर रहे हैं दोस्तों, इस बॉडी पर। अब आप भी पकड़ के खींच रहे हो,
तो रस्सी की वजह से टेंशन आपको भी फील होगा। तो दोस्तों आपके हाथ पर भी अवे फ्रॉम द कॉन्टेक्ट मतलब रस्सी की तरफ, तो टेंशन हमेशा कैसा लगता है, रस्सी की तरफ। क्लियर है? और यू कैन से ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, फिर दोस्तों यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इट इज सेम फॉर सेम रोप और स्ट्रिंग। मतलब यहां पर एक कॉन्सेप्ट है, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, आई मीन सेम रोप सेम टेंशन। रोप चेंज हो जाएगा तो टेंशन भी चेंज हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर एक छोटी सी बात है, जैसे एक रस्सी को आप पुली में घुमा घुमा के आगे ला रहे हो, तो throughout the rope, throughout the string, tension is going to be same, but only one condition will be there। और वो कंडीशन क्या है कि दोस्तों जो रस्सी है दैट शुड बी मासलेस। यदि रस्सी मासलेस नहीं है, इन केस टेंशन जो है हर पॉइंट पे अलग अलग होगा, है ना। तो सेम रस्सी, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, कई बार हम आने वाले टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें बार बार मैं आपसे ये पॉइंट डिस्कस करूंगा कि रस्सी सेम मतलब टेंशन भी सेम। क्या ये बात समझ पा रहे हो? वेरी नाइस। फिर दोस्तों यहां पर नेक्स्ट पॉइंट जो है टेंशन से रिलेटेड, वो है इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद रोप हैव सेम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इफ रोप इज इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल मतलब रस्सी खिंच नहीं रही है। तो यदि मान लीजिए कि यहां पर m1 मास और m2 मास दोनों रस्सी से कनेक्टेड हैं, क्लियर है, m1 और m2 दोनों रस्सी से कनेक्टेड हैं, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। मान लीजिए m1 a1 से a1, तो यहां पर a1 और a2 दोनों बराबर होंगे यदि ये जो रोप है और ये जो स्ट्रिंग है वो नॉन फ्लेक्सिबल और इनएक्सटेंसिबल है, तो, है ना। सीधी सी बात है, रस्सी खींच नहीं रही है, तो आप एक को पकड़ के जिस वेलोसिटी से या जिस एक्सेलरेशन से खींचोगे, दूसरा वाला भी उसी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से भाई खींचा चला आएगा। समझ में बात आती कि नहीं आती, है ना। तो यहां पर कुल मिला के टेंशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट जो हमने देखे आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। पहला पॉइंट, टेंशन एक इंटरमोलिकुलर फोर्स है। और दूसरा पॉइंट, टेंशन हमेशा कहां लगता है, रस्सी जिस भी पॉइंट पर कनेक्टेड है उस पॉइंट से रस्सी की तरफ। ध्यान दीजिएगा, रस्सी या जो अपना स्ट्रिंग है जिस भी पॉइंट से कनेक्टेड है उस पॉइंट से टुवर्ड्स द रस्सी। समझ में आई बात, टेंशन लगता है। सेकेंड पॉइंट इज सेम रस्सी सेम टेंशन, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन। समझ में आई बात, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन मतलब रस्सी चेंज, टेंशन भी चेंज। क्लियर है? यदि आपको सेम रोप दिखा तो भाई थ्रू आउट द रोप टेंशन विल बिकम सेम। अच्छा, उसमें एक कंडीशन है कि भाई मास लेस होना चाहिए रस्सी। एंड क्वेश्चन में जब तक आपको अच्छे से मेंशन किया नहीं गया हो दोस्तों, रस्सी को आपको मासलेस ही मानना है। बाय डिफॉल्ट रस्सी इज वेटलेस और मासलेस। क्या बात समझ में आता है? वेरी नाइस। फिर दोस्तों यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टू बॉडीज आर कनेक्टेड विद अ रोप, then both must have same velocity or acceleration if rope is inextensible। यदि रोप जो है वो एक्सटेंड हो रहा है या फ्लेक्सिबल है, इन केस दोनों पार्ट का जो वेलोसिटी चेंज हो सकता है, एक्सेलरेशन अलग अलग हो सकता है। तो दोस्तों ये टेंशन से रिलेटेड कुछ बातें थी। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, यहां पर आप हर पॉइंट पर टेंशन लगा के देखिए। ये m1 मास है, ये m2 मास है, तो मुझे बताइए टेंशन कहां कहां लगने वाला है। अब बताइए, रस्सियां यहां दो हैं, है ना, एक तो ये वाली रस्सी है और एक तो ये ऊपर वाली रस्सी है। समझ में आई बात? सेम रस्सी सेम टेंशन, रस्सी बदल गई तो फिर टेंशन भी बदल जाएगा, है ना। तो ये जो रस्सी है, मेरे को ध्यान से देखिए, ये वाला जो है, ये दिस रोप, दिस कंप्लीट रोप इज अ सिंगल रोप एंड द होल रोप मस्ट हैव द सेम टेंशन। क्लियर है क्या? ओके। अब टेंशन है तो देखिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो रस्सी की तरफ यहां टेंशन लगेगा, ये m2 पर भी ऊपर टेंशन लगेगा। अब देखिए ये दोस्तों, ये जो बीच में है ये अपना पुली है, पुली में टेंशन। अब देखिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है रस्सी की तरफ, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है रस्सी की तरफ। क्या ये बात आपको समझ में आती है? तो यदि मैं दोस्तों यहां पर m1 की FBD बनाऊं, तो मुझे देखिए सबसे पहला फोर्स तो नीचे हमको m1g मिल जाएगा और ऊपर क्या मिल जाएगा, टेंशन। क्या बात समझ में आता है? यहां पर दोस्तों यदि मैं सिर्फ और सिर्फ m2 का बनाऊं, तो m2 का भी सेम टू सेम नीचे लगेगा m2g और ऊपर लगेगा टेंशन t। अच्छा, वहीं यदि मैं ये जो पुली है ना, ये जो पुली है, इसका मैं आपको यहां पर बनाऊं FBD, तो मुझे बताइए ऊपर और यहां साइड में टेंशन टी, और मान लीजिए जो ऊपर वाली रस्सी है उसमें टेंशन है टी डैश। समझ में आई बात? क्या दोस्तों, टी डैश। तो जो सबका जो है अलग अलग FBD बनेगा, लेकिन यदि रस्सी सेम है तो टेंशन भी सेम ही रहेगा। तो यहां पर एक बढ़िया सा एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, इस चीज को आप ध्यान से देख लीजिएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट थिंग इज स्प्रिंग फोर्स, है ना। वेरी सिंपल फोर्स, कुछ भी नहीं है इसमें, सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है
कि एक रस्सी को जब आप एक्सटेंड करते हो, मान लीजिए कि ये रस्सी का जो है मीन पॉइंट है, नॉर्मल पॉइंट है, आप एक्सटेंड करके दूर ले जाओगे तो क्या इसमें फोर्स जो है, फ्रिक्शन मतलब जो स्प्रिंग का फोर्स है, आप जिधर भी उसको ले जाओगे उसको ऑपोजिट आएगा, है ना। तो इसीलिए, और कितना फोर्स आएगा उसके लिए भी देखिए वैल्यू फिक्स्ड होता है। और यहाँ माइनस साइन क्यों लगा रहा हूं मैं, माइनस साइन में इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि भाई आपका जो x है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? तो जब आप स्प्रिंग को एक्सटेंड करते हो, एक्सपांड करते हो, तो क्या होता है, दूर लेके जाते हो तो फोर्स टुवर्ड्स द रस्सी आता है। समझ में आता है कि नहीं? अच्छा, और ये जो जहां से ये स्प्रिंग कनेक्टेड है वॉल पे, वहां पर फोर्स किधर आएगा दोस्तों, बताइए मुझे, इस डायरेक्शन में, सेम उतना ही फोर्स। क्लियर है? फिर दोस्तों यहां पर यदि स्प्रिंग को हमने कंप्रेस कर दिया, आप देखिए स्प्रिंग को हमने कंप्रेस कर दिया, तो जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे तो फोर्स हमको पुश वाला फील होगा। और कितना फोर्स फील होगा दोस्तों, यहां पर भी कितना फोर्स फील होगा, यहां पर भी होगा माइनस के एक्स। समझ में आई बात? यहां पर भी कितना फोर्स फील होगा दोस्तों, माइनस के एक्स। ठीक है, पुश वाला। अच्छा, इस वॉल पे स्प्रिंग की वजह से पुश वाला फोर्स फील होगा। समझ में आता है क्या? तो जब आप स्प्रिंग को एक्सपांड करोगे तो फोर्स पुल वाला होगा, स्प्रिंग को जब आप कंप्रेस करोगे तो पुश वाला होगा। कॉमन सेंस है दोस्तों, इसमें कुछ भी नया नहीं है। बस एक नई चीज यदि मैंने आपको शायद इंफॉर्मेशन दी, और वह है फोर्स कितना होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू होता है माइनस के एक्स। कितना होता है दोस्तों, माइनस के एक्स। वेरी नाइस। यहां नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज ऑपोजिट टू एक्स। एक्स मींस डिस्प्लेसमेंट, आपने जिधर भी डिस्प्लेसमेंट किया उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट जो है ये फोर्स लगता है। फिर दोस्तों अब यहां पर हमने देखिए सारे फोर्सेस पढ़ लिए। क्या क्या पढ़ लिए दोस्तों? हमने वेट पढ़ा जो कि ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लगता है, या वर्टिकली डाउनवर्ड यू कैन से। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में दो टाइप का फोर्स होता है दोस्तों, हमने पढ़ा नॉर्मल फोर्स, फिर हमने पढ़ा फ्रिक्शन फोर्स, है ना। दोनों ही के लिए कॉमन कंडीशन है और वो है कांटेक्ट होना चाहिए। नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है ना, एक ही कंडीशन है। और उसके बाद एक ही इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरा जो हमने पढ़ा फ्रिक्शन फोर्स, उसमें हमने क्या पढ़ा दोस्तों कि तीन कंडीशंस हैं, है ना। पहला तो कांटेक्ट होना चाहिए, दूसरा एक मूविंग टेंडेंसी होना चाहिए, और तीसरा जो पॉइंट हमने पढ़ा दोस्तों वो क्या है कि सरफेस जो है वो रफ होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा, क्या पढ़ा कि दोस्तों पहली चीज तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो सरफेस के पैरेलल लगता है, और जिस डायरेक्शन में मूविंग टेंडेंसी है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है। बाकी डिटेल बातें हम बाद में करेंगे। फिर दोस्तों उसके बाद हमने पढ़ा टेंशन, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, और जिस पॉइंट पर कांटेक्ट उससे रस्सी की तरफ लगता है। इनएक्सटेंसिबल रस्सी होने का मतलब यह है कि जिन भी दो बॉडी से वो कनेक्टेड है उनका वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है? तो अब चूंकि हम इतनी सारी बातें जान चुके हैं, तो अब जो है दोस्तों समय है कि हम एक बहुत सारे केसेस का FBD, फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखें। क्लियर है? तो फ्री बॉडी डायग्राम दोस्तों बनाना है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट करता हूँ। आप वीडियो पॉज करके सारे खुद पहले ड्रॉ कीजिए, है ना, सारे FBD बनाने की कोशिश कीजिए, है ना। ये देखिए फोर्थ है, फिर उसके बाद के नेक्स्ट ये है फिफ्थ और सिक्स्थ, इसको भी अपने कॉपी पर आप ड्रॉ कीजिए एंड पॉज करके। और सबसे लास्ट में दोस्तों ये है ना, 8 एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं यहाँ पर, आपको सबका FBD बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम। जितने फोर्सेस मैंने आपको बताया सबको कंसिडर करते हुए लाइन से यहाँ पर आप बनाइए। ठीक है, तो अब आई थिंक आपने खुद का लेवल बेस्ट कोशिश किया है। अब आइए फटाफट एक एक एग्जाम्पल का डिटेल FBD बनाते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 1, सिंपल एक मास रखा हुआ है और कुछ भी अलग फोर्स नहीं दे रखा है। तो पहला चीज जो है mg, और दूसरा चीज जो कांटेक्ट की वजह से पहला फोर्स आता है वो है नॉर्मल। अब चूंकि ये कहीं मूव नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस में तो कोई फोर्स है ही नहीं, वाई एक्सिस में फोर्स है और मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो है नॉर्मल इसमें mg के बराबर हो गया। नॉर्मल और mg ने भी एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, और फिर ये कहीं भी मूव नहीं कर रहा है। नॉर्मल फोर्स इसको कहां से लग रहा है दोस्तों? नॉर्मल फोर्स इसको लग रहा है सरफेस से। बहुत बढ़िया। अब दोस्तों यहां पर क्या है, एक चीज यहां पर मिसिंग है, थोड़ा सा आप इस चीज को समझना। ये m1 और m2 है, इधर से मैं एक एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं। ठीक है, तो अब यहां पर जो है कितना होगा इसके बारे में हमें बात करनी थी। तो आइए फटाफट इस m1 का FBD बनाते हैं। तो देखना m1g, क्लियर है, और दूसरा ऊपर लगेगा नॉर्मल 1 मान लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर भी कांटेक्ट है दोस्तों, दिख नहीं रहा है बट यहां कांटेक्ट है, प्लीज। हाँ, अब मैंने यहां थोड़ा सेपरेट करके इसलिए बनाया है क्योंकि थोड़ा अपन क्लियर कट
चीजों को है ना वो कर सके, देख सके कि भाई कहां पर लग रहा है फोर्स। क्लियर है, वेरी नाइस। तो यहां पर कांटेक्ट है दोस्तों, तो कांटेक्ट है तो पहली चीज तो भाई यहां पर नॉर्मल फोर्स लगेगा, है ना, और नॉर्मल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। तो M2 बॉडी में इधर लगेगा नॉर्मल, और M1 बॉडी में नॉर्मल इधर लगेगा। अब नॉर्मल का कुछ नाम दूं तो यहां पर इस नॉर्मल को नाम दे देता हूं सिर्फ n, मान लीजिए सिर्फ n। क्लियर है, तो ये फिर उसके बाद M2 की FBD बनाएंगे, तो M2 में दोस्तों M2G नीचे, और एक जो नीचे वाला कांटेक्ट है जो सरफेस से, उसकी वजह से मान लीजिए नॉर्मल 2 लग रहा है। क्लियर है, और तीसरा वाला फोर्स इस कांटेक्ट फोर्स, मतलब M1 और M2 बॉडी के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स है उसकी वजह से ये नॉर्मल लग रहा है। अब दोस्तों सेपरेटली यदि मैं यहां पर M1 बॉडी का FBD बनाऊं तो सबसे पहले नीचे लगेगा M1G, ठीक है, फिर दोस्तों ऊपर लगेगा N1, ठीक है, फिर इधर लगेगा दोस्तों जो एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया है बाहर से, और दोस्तों उसके ऑपोजिट यहां पर लगेगा नॉर्मल N। क्लियर है। अब ये बॉडी के बारे में दोस्तों बात ऐसी है कि ये बॉडी वाई एक्सिस पे कहीं मूव नहीं करेगा। देखिए एक्सिस बना देता हूं, ये और ये, है ना, तो वाई एक्सिस में कहीं मूव नहीं करेगा, सिर्फ मूव करेगा तो एक्स एक्सिस में। इसका मतलब वाई एक्सिस में जो फोर्स है N1 वो M1G के बराबर हो गए। क्लियर है, और एक्स एक्सिस में दोस्तों अब ये किधर मूव करेगा, एक्स एक्सिस में दोस्तों इधर मूव करेगा कि नहीं करेगा, है ना, क्योंकि पूरे सिस्टम में फोर्स इधर लगा था, तो इधर किसी एक्सेलरेशन से मूव करेगा दोस्तों। तो यदि ये M1 बॉडी इधर मूव कर रहा है तो बड़ा फोर्स कौन है, ये F या ये नॉर्मल, ऑब्वियसली ये F जो है नॉर्मल है। तो नेट फोर्स कितना है दोस्तों, नेट फोर्स जो है वो है आपका F माइनस नॉर्मल, और F माइनस नॉर्मल जो भी नेट फोर्स बॉडी में लगता है वो हमेशा मास इनटू उस बॉडी के एक्सेलरेशन के बराबर होता है। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट कि कितना एक्सेलरेशन इस बॉडी का होगा। फिर दोस्तों दूसरा एग्जांपल M2 बॉडी का बनाइए, है ना, M2 बॉडी का सबसे पहले M2G नीचे, और नीचे वाले सरफेस से जो ये N2 नॉर्मल है ये ऊपर लग रहा है, और सामने की डायरेक्शन में सिर्फ N4 जो है ये लग रहा है। क्लियर है, अब ये भी y एक्सिस में कहीं मूव नहीं कर रहा है, तो इसके लिए इसका भी N2 इज इक्वल टू M2G हो जाएगा। अच्छा, और x एक्सिस में मूव कर रहा है a एक्सेलरेशन से, तो मुझे बताइए नेट फोर्स इज n इज इक्वल टू M2 इंटू a। क्या यह बात आप समझ पा रहे हैं, वेरी नाइस। तो दोस्तों इस तरीके से हमें हर एक बॉडी का बिल्कुल फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, सारे फोर्सेस को कंसीडर करना है। क्लियर है क्या, बहुत बढ़िया दोस्तों। अब यहां पर एक छोटी सी बात और मैं बताऊं कि आपने देखा M1 और M2 दोनों में ही जब मैंने FBD बनाया तो मुझे ये पता चला कि y एक्सिस में दे आर नॉट मूविंग, दैट मींस इन y एक्सिस forces are balanced, है ना, the body in y axis is in equilibrium condition। तो भाई y एक्सिस का जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाया करेगा हमेशा। तो जब भी हम आने वाले में कनेक्टेड ब्लॉक सिस्टम या ऐसा ब्लॉक सिस्टम वाला कंडीशन पढ़ेंगे उसमें हम y एक्सिस के फोर्स को आपस में कैंसिल आउट मान के जीरो कर देंगे, पहले से उसको कंसिडरेशन में ही हम नहीं लेते। ये बात मैं फिर से आपको बताऊंगा, जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पर चूंकि मैं FBD बना के आपको बता रहा था, वहां भी बना के बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, बट जस्ट एक बार यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका मास जो है दोस्तों m है, और ये इंक्लाइन प्लेन का ये जो एंगल है दोस्तों ये क्या है, एंगल थीटा। क्या बात आप समझ पा रहे हैं, वेरी नाइस। अब इसका FBD बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो दोस्तों mg लगेगा नीचे, दूसरा ये जो नीचे सरफेस है इस पे से एक नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर। क्लियर है, और कोई फोर्स लग रहा है क्या इसमें, नहीं। हाँ एक फोर्स और लग सकता है, फ्रिक्शन, क्योंकि कांटेक्ट में भी है, और यदि ये रफ सरफेस हो और मूविंग टेंडेंसी भी है तो यदि ये सरफेस रफ हो तो यहाँ फ्रिक्शन लगेगा। बट फिलहाल यहाँ पर जो है ये जो है किस टाइप का सरफेस है ना, स्मूथ सरफेस है। बात समझ में आई बात। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, अब इसकी हमें स्टडी करना है ना। हम FBD क्यों बनाते हैं दोस्तों, हम FBD बनाते हैं ताकि हम इस बॉडी की स्टडी कर सकें कि वो अलग अलग एक्सिस में किस टाइप का मोशन कर रहा है ना। तो हमें भाई इसको भी स्टडी करने के लिए हमें इस मास पे देखा दो फोर्स दिख गए, M1G दिख गया और दूसरा नॉर्मल दिख गया, है ना। अब हमें स्टडी करना है कि किस एक्सिस में, तो दोस्तों ये मोशन कुछ इस एक्सिस के अलोंग करेगा, है कि नहीं, तो हमें स्टडी भी इसी एक्सिस के अलोंग करना चाहिए। दूसरा एक्सिस के परपेंडिकुलर ऐसे बना लेते हैं, समझ में आई बात। तो हमें देखना है कि इस बॉडी का जो मोशन है वो इस एक्सिस के अलोंग, मान लीजिए कि एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, दोस्तों है नहीं एक्स वाई, बट मान लीजिए कि एक्स और ये वाई है,
इंक्लाइन प्लेन को जब भी हम पढ़ते हैं दोस्तों, इन्हीं एक्सिस के अलोंग जो हम इसकी स्टडी को करते हैं, क्योंकि मोशन जो है वो इसी एक्सिस पर होना है। क्लियर है? वेरी नाइस। अब दोस्तों यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर कि जो mg है ना, इसको यदि हम कंपोनेंट करें, स्प्लिट करें, तो आप देखिए यहां पर यदि एंगल थीटा है, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा। क्लियर है? तो आप mg के कंपोनेंट करेंगे तो mg साइन थीटा यहां आ जाएगा, और यहां पर जो है दोस्तों जो कंपोनेंट आ जाएगा mg cos थीटा आ जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आती है आपको? तो आप ध्यान रखिए, जो इंक्लिनेशन के अलोंग, जो इंक्लिनेशन का सरफेस है उसके अलोंग जो mg का कंपोनेंट आता है वो आता है सिर्फ mg साइन थीटा। बात समझ में आई? वो कितना आता है? सिर्फ mg साइन थीटा। और जो परपेंडिकुलर आता है वो अपने इंक्लिनेशन के, वो है mg cos थीटा। अब मुझे बताइए, एक्स एक्सिस के अलोंग ये मूव करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल, एक्स एक्सिस के अलोंग स्लाइड करके नीचे आएगा क्योंकि सरफेस स्मूथ है। बट वाई एक्सिस के अलोंग जो अपन ने माना है ये मोशन नहीं कर रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग मोशन नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो ये नॉर्मल है वो mg cos थीटा के बराबर है। और दूसरा, इसको जो मूव कराने में हेल्प कर रहा है वो कौन करा रहा है? mg sin थीटा। तो mg sin थीटा इज इक्वल टू m इंटू ए। अब देखिए m से m कैंसिल, तो किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा? g sin थीटा, है ना। तो यदि फ्रिक्शन ना हो, यदि फ्रिक्शन ना हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है अलोंग द इंक्लिनेशन, ध्यान से सुनिएगा, है ना, इस बात को आप भले से याद कर लीजिए कि अलोंग द इंक्लिनेशन दोस्तों, अलोंग द इंक्लिनेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी साइन थीटा। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? वेरी नाइस। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी साइन थीटा। तो यहां पर आप ध्यान से इस चीज को देखिए कि mg sin theta force along the inclination, mg cos theta is perpendicular to the inclination and perpendicular to the surface। inclination जो है नॉर्मल है, तो नॉर्मल ने बैलेंस कर दिया mg cos theta को, और mg sin theta इसको एक्सेलरेशन करा रहा है, एक्सेलरेट करा रहा है, किस एक्सेलरेशन से? g sin theta से। क्या बात समझ में आता है? तो इस टाइप से इसका एफबीडी बनेगा। क्लियर है? अब दोस्तों नेक्स्ट यहां पर देखिए दो मासेस हैं, है ना, एक m1 मास है और एक m2 मास है, दोनों का हमको क्या बनाना है यहाँ पर? तो आ जाइए फटाफट बनाते हैं। देखिए यहाँ पर फोर्स लग रहा है m1g साइन थीटा, अभी बताया अलोंग द इंक्लिनेशन जो ग्रेविटी का जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा? g साइन थीटा, और हमको इसी एक्सिस के अलोंग स्टडी करना है इसका। दूसरा कंपोनेंट यहाँ पर आ जाएगा m1g cos थीटा। क्लियर है? और इस सरफेस से इसको नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ। अच्छा, यहाँ पर इस पॉइंट पर एक टेंशन भी लगेगा, है ना, और वो टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रस्सी की तरफ, है ना, ये टेंशन T। क्लियर है? तो m1 की जो FBD है दोस्तों वो ऐसी बन गई, जैसी n नीचे m1g टेंशन T और इस साइड m1g साइन थीटा। अब इस m2 का FBD बनाइए, तो m2 में देखिए सिर्फ m2g और ऊपर लगेगा टेंशन, है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे या रस्सी की तरफ। बात समझ में आती है? ओके। फिर ये जो पुली है ना, इस पुली का भी यदि आप चाहें तो एफबीडी बना सकते हैं। देखिए यहां पर लगेगा टेंशन T, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रस्सी की तरफ टेंशन T। समझ में आई बात? और ये जो यहां से जो कनेक्टेड है, यहां पर लगेगा एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक नॉर्मल। मतलब ये पुली रेस्ट कंडीशन में क्यों है? क्योंकि जो नॉर्मल है उसने ये टेंशन को बैलेंस कर दिया होगा। समझ में आई बात? तो देखिए सारे पॉइंट का मैंने जो है यहाँ पर अलग अलग एफबीडी बना दिया है। क्लियर है? ध्यान से देखिए, आपको बहुत बढ़िया सारे एग्जांपल्स बता रहा हूँ, और ये सही सारे के सारे एग्जांपल्स बाद में काम आएंगे अपने को। चलिए अब दोस्तों हम नेक्स्ट केस लेते हैं, इसमें टेंशन बनाते हैं। सेम रस्सी सेम टेंशन। सेम रस्सी कहाँ पर है? देखिए ये रस्सी है ऐसी, ये रस्सी, और ये घूम के स्ट्रिंग जो है पूरा यहाँ तक सेम है। इसका मतलब इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन T है। समझ में आई बात? उसके अलावा दो रस्सी, इसको T1 बोलूं, उसके बाद एक रस्सी यहां पर है, यहां पर T2, और एक रस्सी यहां पर, इसको मैं T3 बोलता हूं। अब बनाया जाए FBD। समझ में आई बात? सेम रस्सी सेम टेंशन, रस्सी अलग टेंशन अलग। समझ में आती है बात? यहां पर इसको मैं m1 मास लिखता हूं, m2 मास लिखता हूं। क्लियर है? अब आइए फटाफट m1 मास का FBD बनाते हैं। तो m1 मास में नीचे m1g और ऊपर क्या लगेगा? टेंशन T2, और ये m2 में नीचे लगेगा m2g और ऊपर क्या टेंशन लगेगा? अगेन T। यहां पर कौन सा टेंशन लगेगा? T1, क्योंकि पूरी रस्सी में, ये जो रस्सी है इसमें टेंशन T1 ही होने वाला है। क्या ये बात आपको समझ में आता है? वेरी नाइस। फिर दोस्तों यदि पुली का मैं FBD बनाऊं, तो पुली के FBD में दोस्तों ऊपर टेंशन T1, यहां भी ऊपर टेंशन T1,
और नीचे टेंशन आ जाएगा T2। क्या बात समझ में आता है? तो इस तरीके से पुली का और उसमें सारे कंपोनेंट्स का एफबीडी बहुत ही सिंपल है, हाँ, कुछ भी नया नहीं है। आ जाते हैं 6 पॉइंट पर। अब देखिए यहाँ पर रस्सी अलग अलग टेंशन है, यहाँ पर T1 टेंशन मान लेते हैं T2, तो इस बॉडी पर टेंशन लगेगा इधर, M2 पर लगेगा रस्सी की तरफ T1, यहाँ T2 लगेगा इधर पर और इस M3 पे लगेगा इधर पर, और इधर पर जो है ये फोर्स जो है F ही लगने वाला है। समझ में आई बात? इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले M1 की बात करें तो नीचे यहाँ पर M1G और सरफेस की वजह से नॉर्मल ऊपर N1। क्लियर है? तो M1 की FBD जब बनेगी तो M1 की FBD में कितने फोर्सेस होने वाले हैं? नीचे M1G, ऊपर लगेगा नॉर्मल और इधर लगेगा टेंशन T1। समझ में आई बात? वैसे क्या सेम टू सेम M2G में करेंगे तो नीचे M2G, ऊपर लगेगा नॉर्मल N2, यहां पर नीचे लगेगा M3G, ऊपर लगेगा नॉर्मल 3। समझ में आई बात? तो यदि M3 का FBD में बनाऊं सीधे नेक्स्ट M3, तो मुझे बताइए नीचे लगेगा M3G, क्लियर है, ऊपर लगेगा N3, यहां लग रहा है F, और पीछे की तरफ क्या लगेगा? टेंशन T2। ठीक है, ध्यान से देखिए आप पूरे सिस्टम को कि मैंने एफबीडी कैसे बनाया, हर एक का एफबीडी। वो बात और है दोस्तों, यहां पर कौन सी बात और है कि इन एवरी सिंगल कंडीशन, है ना, इन एवरी सिंगल बॉडी दे आर नॉट मूविंग इन y एक्सिस। इसका मतलब y एक्सिस वाले नेट फोर्स जीरो हो जाएंगे। तो यदि मैं m1 की बात करूं देन m1g विल बी बैलेंस्ड बाय n1। इन केस ऑफ m2 मास, m2g is going to be balanced by the n2 normal, and in case of m3 body, m3g is going to be balanced by the n3। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? वेरी नाइस। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट एफबीडी में। क्लियर है? नेक्स्ट एफबीडी देखिए, यहां पर एक बॉडी जो है किस टाइप से उसमें रखा हुआ है, 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। देखिए एक तो ये है, एक तो ये है। अच्छा, पहला तो बिल्कुल सेंटर पर mg हमेशा ही लग जाएगा। दूसरा इस पॉइंट पर जो है, अब मेरी बात समझिएगा, इस पॉइंट पर जो है नॉर्मल कैसा लगेगा? सरफेस के परपेंडिकुलर, इसको मैं नॉर्मल 1 बोलूं, ये सरफेस इसके परपेंडिकुलर। इस पॉइंट पर भी सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल जो है यहाँ पर फोर्स लगने वाला है। क्लियर है? अच्छा, अब कांटेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो सरफेस जहाँ कांटेक्ट में है ये रफ यदि है ना, तो फ्रिक्शन भी लगेगा। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा बताइए? अब ये ग्रेविटी की वजह से नीचे खिसकना चाहेगा, तो मूविंग टेंडेंसी के ऑपोजिट, तो फ्रिक्शन ऐसा लगेगा, और सरफेस के पैरेलल, तो फ्रिक्शन यहाँ लगेगा। इस सरफेस पे मान लीजिए F1, इस सरफेस पे मान लीजिए F2। तो ऐसा करके कुछ एफबीडी इस बॉडी का बन जाएगा। नीचे mg लगेगा, है ना, नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर, और फ्रिक्शन हमेशा सरफेस के पैरेलल, और मूविंग टेंडेंसी होना पड़ेगा। और फ्रिक्शन के लिए सरफेस भी कैसा होना चाहिए? रफ होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आती है? वेरी नाइस। अब दोस्तों सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसका मास यदि m है तो इसके सेंटर पर नीचे लग रहा है mg। ठीक है, यहाँ जो है पॉइंट कांटेक्ट, यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो यहाँ लगेगा n1 और यहाँ लगेगा n2। तो यदि इस बॉल का मैं एफबीडी बनाऊं m मास का, तो मुझे नीचे क्या मिलेगा? mg, इधर मिलेगा मेरे को n1 और इस डायरेक्शन में मिलेगा m2। अच्छा, ये बॉल रेस्ट पर रखा हुआ है ग्लास के अंदर, ऐसा मान लीजिए, तो n1 और n2 ने किसको बैलेंस कर दिया? mg को बैलेंस कर दिया। तो मेरी बात, m1 और n2 का जो रिजल्टेंट है mg है, इसीलिए नेट फोर्स इसमें जीरो है और ये मूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? तो देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो भी आने वाले थे मैंने सारे के एफबीडी आपको पहले ही बना के बता दिया। अब इतना मैंने समय क्यों लिया? यूजुअली एफबीडी सिखाने में लोग इतना समय नहीं लेते, बट एक्चुअल में क्या है कि यदि आपको एफबीडी बनाना आता है, फ्री बॉडी डायग्राम, तो आपको कहीं पर भी ऐसी बड़ी मुश्किल नहीं आएगी, है ना। आपको पता होना चाहिए एफबीडी किस तरीके से बनाते हैं। फॉर्मूले लोग बहुत रटा देंगे, आप भी रट लोगे, लेकिन जब तक आपको एक अच्छा सा एफबीडी बनाने का तरीका नहीं आता तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, क्योंकि सब कुछ, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन एफबीडी। क्लियर है? वेरी नाइस। अब देखिए जब भी आप एफबीडी बनाओगे या जब भी किसी बॉडी की स्टडी करोगे तो आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं? देखिए सबसे पहला तो आप एफबीडी बनाइए, फिर उसके बाद आप क्या कीजिए? रिजॉल्व फोर्स ऑन बोथ एक्सिस। यहाँ पर ऑन बोथ एक्सिस, यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर इसके आगे रिजॉल्व फोर्स ऑन ऑल एक्सेस, मतलब एक्स वाई जेड तीनों में। यदि यूजुअली तो मतलब 3 डायमेंशन आपको देगा नहीं, कभी दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, आप एक्स और वाई दोनों में आप फोर्स को रिजॉल्व कीजिए। और उसके बाद मैंने आपको मल्टी डायमेंशनल मोशन पढ़ाया है, 2 डायमेंशन मोशन। मैंने बताया था एक एक्सिस के मोशन को दूसरे एक्सिस के मोशन से कोई लेना देना नहीं होता है,
क्लियर है क्या? तो एक एक्सिस से मोशन को दूसरे से लेने देना नहीं है, तो हम एक एक्सिस का नेट फोर्स निकालें, उसकी अलग स्टडी करें, दूसरे एक्सिस का नेट फोर्स निकालें, उसकी अलग स्टडी करें। तो जो भी नेट फोर्स होता है बॉडी पे एनी एक्सिस, वो क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दैट एक्सिस। समझ में आती है बात? तो इस तरीके से हम किसी भी बॉडी की स्टडी करते हैं, एफबीडी बनाते हैं, फोर्स को रिजॉल्व करते हैं और किसी एक्सिस का जो नेट फोर्स है इज इक्वल टू एम ए कर देते हैं। बात समझ में आई क्या? वेरी नाइस। एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं इसको आप सॉल्व कीजिए, है ना? देखिए, टू फिक्स्ड फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन, ऑब्वियसली पॉइंट टू बी नोटेड, फ्रिक्शनलेस मींस दिस क्वेश्चन इज नथिंग टू डू विद फ्रिक्शन। क्लियर है? फ्रिक्शन मैंने आपको बताया अभी कहीं नहीं आएगा, फ्रिक्शन का एक डेडिकेटेड सेपरेट चैप्टर है, उस पर हम फ्रिक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद दी वर्टिकल आर शोन इन फिगर। क्लियर है? आप देखिए यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन जो है वो 30 डिग्री, इस केस में वर्टिकल से 30 बना रहा है तो 60 डिग्री बनाएगा हॉरिजॉन्टल से, और 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से, मतलब एक ही बात है। विद दी वर्टिकल as shown in the figure, two blocks A and B are placed on the two planes. What is the relative acceleration of A with respect to B along the plane? अरे यार सिंपल सा तो बात है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, जो इंक्लाइन प्लेन है वो वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल बना रहा है तो हॉरिजॉन्टल से 60 बनाएगा, और वर्टिकल से 60 बना रहा है तो हॉरिजॉन्टल से 30 बनाएगा। अब मैंने आपको बताया कि इंक्लाइन प्लेन के अलोंग जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है g साइन 60, और दूसरे केस में हो जाएगा g, यहाँ पर क्या हो जाएगा, g साइन 30, है ना? तो ये केस A मान लीजिए और ये केस B मान लीजिए। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन केस A इज g साइन 60 and acceleration due to gravity on case B is what, g sin 30, है ना? और आपको क्या निकालना है, रिलेटिव ऑफ A with respect to B। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ A with respect to B means what, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस एक्सेलरेशन ऑफ B। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, sin 60 means g रूट 3/2, और यहाँ पर आ जाएगा g sin 30 means g/2। समझ में आई बात, है ना? g/2। तो एक्सेलरेशन ऑफ A is what, g root 3/2 minus g/2, that means acceleration of A with respect to B is g by 2, है ना? क्या आ जाएगा, g/2 अंडर रूट 3 माइनस 1, ये आ जाएगा दोस्तों रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। आप ध्यान से देख लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी ऐसा नहीं था। रिलेटिव मोशन में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं इन डिटेल। बहुत बढ़िया। अब दोस्तों जो है हमें यहाँ पर चालू करना है एप्लीकेशन ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर है? तो दोस्तों अभी इस लेक्चर में हमने क्या सीखा अच्छे से, इस लेक्चर में हमने डिटेल में ये सीखा कि किसी भी बॉडी का एफबीडी कैसे बनाते हैं, है ना? क्योंकि दोस्तों जब हम मैंने आपको इस पूरे लेक्चर में, जब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अब हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो पहला एप्लीकेशन हमने पढ़ा कोलिजन के बारे में, कि भाई कोलिजन होता है तो इंटरनल फोर्स लगता है और इसकी वजह से नेट इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो उसके बाद मैंने आपको एफबीडी बनाना सिखाया। तो एफबीडी बनाने के बाद अब हमको क्या आएगा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का जो दूसरा एप्लीकेशन है वो हमको मिलेगा, और वो है मेन लिफ्ट केस और एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट। जब हम लिफ्ट पे खड़े होते हैं तो हमको अलग अलग कंडीशन में अलग अलग वेट फील होता है। ऐसा क्यों होता है, एफबीडी के माध्यम से हम डिटेल में समझेंगे, और जो है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो दोस्तों अभी के इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद हम जो सेकंड वाला जो डिटेल जो अपन को एप्लीकेशन पढ़ना है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आप बहुत सारा मेहनत कीजिए, आई थिंक आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। पढ़ते रहिए और एग्जाम्स में फोड़ते रहिए। बाय बाय।